ज़ैनब, आपसे शुरू करते हैं। ये तो हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे कि पाकिस्तान ख़ित्ते में क्या कर सकता है, लोगों को किस तरह से इकट्ठा कर सकता है आपके ख्याल में। लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, उस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या पॉलिसी वाइज इस तरह के स्टेप्स हो सकते हैं कि हम मज़ीद मुस्तैद और तैयार हों, अब जब हमें पता है कि ये फिनोमिना इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर? जी, सबसे पहली बात, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, बिल्कुल वो गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कर सकती है वो कर रही है। और ये सूरत हाल ऐसी है कि ये चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे गिलगित में हो, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, या सिंध में हो, या बलोचिस्तान में, कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त बेबस होती है जब डिजास्टर आ चुका होता है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशन ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग ये। और सेकेंडली, इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो आम या मामूली बारिशों की नहीं है, वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है। क्लाउड बर्स्ट जो कि ट्रिगर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर खुदा न खासा अगले सालों में भी, आने वाले सालों में भी, जब भी जिस साल गर्मी शदीद पड़ती है और नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, उस साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं। ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है इस चीज़ को असेस करने के लिए। दूसरी बात ये कि इस दफ़ा बे ऑफ बंगाल से जो मानसून का सीज़न शुरू हुआ है वो भी बहुत जल्दी शुरू हुआ है। और उसकी भी बड़ी वजह ये है कि गर्मी की वजह से नमी का तनासुब जब ज़्यादा होता है वार्म एयर में, तो वो जब टकराती है ठंडी एयर से, तो एकदम बादल फटते हैं, जिसको हम देख रहे हैं। और क्लाउड बर्स्ट यानी कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का हो जाना चंद ही घंटों में, इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो आपके जो साइंटिफिक रेडार्स हैं या सैटेलाइट डेटा है, वो ये तो बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा गर्म हवा का सिस्टम बन रहा है, किस समंदर की तरफ बन रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन एज इट इज क्लाउड बर्स्ट किस जगह पर होगा उसकी प्रिडिक्शन अभी तक आप नहीं कर सकते। तो ये क्लाइमेट चेंज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जहां तक बात करिए साउथ एशिया की, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हमें बता चुका है अपनी 7वीं असेसमेंट रिपोर्ट में, 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में, कि साउथ एशिया का खित्ता, जबकि इधर कंट्रीब्यूशन नहीं है कोई, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुतासरा खित्तों में से एक खित्ता है। तो हमें इस अपनी वल्नरेबिलिटी का पहले से पता है, लेकिन उसके बावजूद ऑन ग्राउंड हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत कम थी। जब हमें पता था सैलाब आने वाले हैं, तो दरियाओं की सफाई, नदियों की सफाई, इलीगल इंक्रोचमेंट्स और कंस्ट्रक्शन, अभी देखें खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर में देख रही, और मुझे अफसोस हो रहा है कि वहाँ लोगों की बनाई हुई पूरी जिंदगी की मेहनत के घर बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर। पूरी स्टोरीज जो है, 3 स्टोरी बिल्डिंग दरिया में ऐसे बह रही है जैसे वो कभी वहां पे था ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्फोर्समेंट का मसला है। फिर एक और हमें वाज़ेह बात पता लग रही है इस दफा, जिसपे पहले ध्यान नहीं था, कि पहाड़ों से जो सैलाबी रेले नीचे आ रहे हैं, उसमें गारा, बड़े बड़े पत्थर और बर्फ नीचे आ रही है, और दरख्त बहुत कम है। इसका मतलब है कि पहाड़ों पे दरख्त है ही नहीं। तो सैलाबी रेलों को रोकने के लिए बैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, व्हिच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अच्छा ज़ैनब, ये बताइएगा, जैसे अभी आप बात भी कर रही थी कि ये जो खित्ता है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया कहें, साउथ एशिया कहें, या एशिया इन जनरल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा असरात और सबसे ज़्यादा वनरेबल है मौसमियाती तब्दीली के लिए। किस तरह से इकट्ठा मिलकर हम इस चीज़ को कर्ब कर सकते हैं? ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं लोगों के, मुल्कों के पास, तो हम उसको किस तरह से बरूए कार ला सकते हैं आपके ख्याल में, या इस तरह का पहले कोई फोरम मौजूद है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की खित्ते में डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, जिसमें आपको बाकी ममालिक जो आपके साथ बात करने को तैयार हैं, उनके साथ क्लाइमेट के एजेंडे को सबसे टॉप पर रखा जाए। क्योंकि आपकी अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउथ एशिया में इसी के साथ लिंक्ड है। सबसे पहला फैक्टर यही है, क्लाइमेट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी की पूरी तबाह कर सकता है, और कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पानी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट अडेप्टेशन, कम्युनिटी रेजिलियंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे आपको साउथ एशिया में ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को इजीली आप कर सकते हैं, करने की जरूरत है। मिलके इस पे बात करें। आपके कुछ फोरम्स हैं जो कि लिमिटेड काम कर रहे हैं, जिसमें पहाड़ों पे कुछ फोरम बने हुए हैं, लिमिटेड काम चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर फोरम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो एग्जिस्टिंग फोरम है, आप एससीओ को लेवरेज कर सकते हैं इस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन बात ये कि जब तक आपका ऑन ग्राउंड होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, आपके मुल्क में आपकी तैयारी सही नहीं होती, तब तक डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि उतनी सीरियसनेस हुकूमत है पॉलिसी साजी को लेकर? हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, हम कभी एक्ट नहीं करते। हम इंतज़ार करते हैं तबाही का,
اور اس کے بعد ہم یہ معاملات طے کرتے ہیں کہ جی ہاں منسٹری بھی ہونی چاہیے, ڈپارٹمنٹ بھی ہونے چاہیے. ارتھ کوئک کی مثال لے لیں آپ, جب پوری تباہی مچ گئی, جب لاکھوں لوگ مر گئے, اس کے بعد آج بھی اعزاز بھی وہیں موجود ہیں, اپنا فخر بھی موجود ہیں. مجھے بتائیں کوئی بلڈنگ, اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ اسلام آباد, کیونکہ ایک اسلام آباد بڑے ڈینجرس زون میں ہے, اور اگر پھر دوبارہ ارتھ کوئی آیا, کوئی ایک بلڈنگ ایسی نہیں ہے اسلام آباد کی جو اس لحاظ سے بنائی گئی ہو کہ وہ اس بیلٹ کے اوپر آج بھی بلڈنگیں بن رہی ہیں, اسی بیلٹ پہ جس میں منع کیا گیا تھا. اس میں کراچی لے لیں آپ, کراچی سب سے خوفناک صورتحال کراچی کی بن سکتی ہے, کیونکہ کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے, اور کوئی بھی ایک اس طرح کی تباہی جو ہے وہ کراچی میں بہت بڑی تباہی مچا سکتی ہے. آپ کی کوئی بھی پریپریشن نہیں ہے, ہم پریمپٹ نہیں کرتے. اب یہ جس طرح ابھی زینب بات کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی صورتحال جو ہے, آج بھی دریا کے کنارے مکانات بنانے کی اجازت دی جاتی ہے. مکانات بناتے ہیں لوگ, منع نہیں کیا جاتا, شفٹ نہیں کیا جاتا, یہ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے کیا تباہی آ سکتی ہے, آپ نے اس کی تیاری نہیں کی. ہم صرف پیپر ورک کرتے ہیں. پیپر ورک ہمارا بڑا شاندار ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں, اس میں گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. میں نے مثالی دی, آپ مختلف, آپ یہ بلوچستان میں یہ اپنا خیبر پختونخوا میں جو تباہی آئی ہے, ظاہر ہے بہت بڑی تباہی ہوتی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. ایبسلیوٹلی, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی ہوتی ہے, ہم بہت سے ایسپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن یہ اب تو ایک حقیقت لگ رہی ہے کہ کوئی بھی ملک اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتا, اور پاکستان جیسے محدود وسائل والا ملک تو بالکل نہیں. اس میں ہم کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں باقی ممالک کو؟ آپ کے خیال میں کیا تجاویز ہے, اور کیا ہم وہ انڈرسٹینڈنگ رکھیں؟ دیکھیں علینا, سب سے پہلے تو یہ کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کلائمیٹ چینج سے. کیا ہم نے جو اویئرنیس کی بات کی, ہمیں بتائیں اویئرنیس کہاں ہے, کس لیول پر اویئرنیس. یہ بات تو کی جاتی ہے کہ یہ اویئرنیس پھیلانے میں بڑا رول پلے کیا. کیا رول پلے کیا؟ کوئی 4 مثالیں بتا دیں آپ کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو. کسی جگہ آپ چلی جائیں آپ, کہ لوگوں کو پتہ بھی ہو موسمیاتی تبدیلی. وہ تو ایک نارمل ویدر کے طور پہ اس کو لیتے ہیں کہ جی ہاں بارشیں زیادہ ہو گئیں, ہاں سیلابی صورتحال ہو گئی. وہ کلائمیٹ چینج کو جو ہے لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے. ورنہ گراؤنڈ پہ آپ کو سچویشن, تو ہمارے یہاں جو سوک دیکھیں, جو سوک آپ کے ہیں ایمرجنسی, آپ فائر بریگیڈ لے لیں, آپ دیگر ریسکیو آپریشنز لے لیں, آپ ریسکیو کی تیاریاں کیا ہیں آپ کی اس کو لے لیں. اس وقت چاروں صوبوں میں اس وقت الرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کسی بھی جگہ یہ تباہی آ سکتی ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں. نہ ہم نے اس کی کوئی پریپریشن کی ہے, نہ اس طرح, کیونکہ ہماری یہ اپروچ ہی نہیں ہے, ہماری یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ جو چینج ہے وہ کتنی بڑی. دنیا سے آپ بالکل انٹریکٹ کریں, اور کرنا چاہیے, اور لیکن سب سے پہلے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے بارے میں کہ میں خود اس سے آگاہ ہوں یا نہیں ہوں, میں شعوری طور پہ اس سے آگاہ ہوں یا نہیں. اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. یہ اہم نقطہ صاحب جو آپ اٹھا رہے